नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। आज हम बात करेंगे डिजिटल इकोनॉमी की। आपको पता है कि जो डिजिटल इंडिया है एक बहुत बड़ा मिशन है भारत का, लेकिन बहुत सारी ऑफ लेट बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने डिजिटल क्षेत्र में प्रवेश किया है। और हम लोग अक्सर ये देख करके आश्चर्यचकित होते हैं कि जो नए ज़माने की जो टेक कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स इतनी ज़्यादा वैल्यू पे कैसे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि अगर उनकी बैलेंस शीट देखें तो आपको दिखाई देगा कि उनको बहुत नुकसान हो रहा है। फिर इस बात को लेकर के भ्रम पैदा होता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उसमें कौन से क्रिप्टो करेंसीज़ में वैल्यू दिखाई दे रहा है और कौन सी क्रिप्टो करेंसीज़ में आपको धोखाधड़ी मिल सकती है, यानी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी का वैल्यूएशन कैसे मिलता है, ये सारे सवाल हम सभी के मन में उठते हैं। और अक्सर हम लोग डिजिटल इकॉनमी को लेकर के जो परंपरागत तरीका अपनाते हैं, जैसे हम इंडस्ट्रीज़ को देखते आए हैं, उसको लेकर के जो हमारी जो सोच है उसमें बदलाव आए, उसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। एक बहुत ही स्पेशल बुक है और हमारे साथ है स्मारक स्वेन, जो कि इस बुक को वो लेकर के आए हैं। डिजिटल फॉर्च्यून्स वैल्यू इन्वेस्टर्स गाइड टू द न्यू इकोनॉमी, ये बुक मेरे पास है। और स्मारक स्वेन, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने शुरुआत की है इसमें और जिक्र किया है 2 नोबेल लॉरिएट का, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जीता और हेज फंड चला रहे थे, लेकिन हेज फंड बिल्कुल बंद करना पड़ा। तो ऐसा क्या हुआ था? शुरुआत वहीं से करते हैं। हाँ, एक्चुअली ये दो जो नोबेल लॉरिएट्स है काफ़ी फेमस भी है, जी, मर्टन और स्कॉल्स। ये क्या किए थे, इन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला था कि डेरिवेटिव्स मार्केट में डेरिवेटिव्स का प्राइसिंग कैसे निकाला जाए। जी। यानी इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं डेरिवेटिव मार्केट कि इनके प्राइसेस निकालने भी बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो उन्होंने एक क्वांटिटेटिव मेथड निकाला था जिस तरह से कि उसका रियल वैल्यू क्या है, यानी उसका एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू क्या है वो पता कर सकते हैं। सो बिकॉज उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। सो तो आपको ये लगेगा कि वो तो सब प्रॉब्ली एक्सपर्ट है उसमें, बिल्कुल। लेकिन वो लोग क्या किए थे, वो हेज फंड में इन्वॉल्व हुए थे। एंड जिस हेज फंड में वो लोग इन्वॉल्व थे, वही हेज फंड ही बैंकरप्ट हो गया, यानी लिक्विडेशन में चला गया इन 1998। उसके बाद क्या हुआ, दे वेंट एंड जॉइन अदर हेज फंड्स। दोनों ने अलग अलग हेज फंड में ज्वाइन किया। एंड जब 2008 सबप्राइम क्राइसिस आया, उसके बाद दोनों के हेज फंड्स दूसरी बार जिसमें ज्वाइन किए थे वो भी क्रैश कर गए। तो मतलब इसका क्या मतलब निकलता है? आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार में पैसा बना पाए और बाज़ार को टाइम कर पाएँ या उसमें मुनाफा कमा पाएँ, ये बताता है? यस, ये बताता है। और ये भी बताता है कि एक्चुअली एक कंसेप्ट है कॉल्ड बाउंडेड रैशनैलिटी। ओके, एक्चुअली जो बाजार में जो फिगर्स आप देख रहे हैं, ओके, जो वैल्यूज होते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। कुछ फैक्टर्स है जिसको कि आप अकाउंट फॉर कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको आप अकाउंट फॉर नहीं भी कर सकते हो। एंड एक बुकिश अप्रोच लेना इसमें इज नॉट ऑलवेज वाइज। ओके, एंड दूसरी बात है कि जब एक्सपर्ट्स कुछ बोलते हैं, मेरा ये मानना है क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं, ओके, जो एक्सपर्ट्स बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं, ओके, बहुत बार एक्यूरेट भी नहीं बोलते हैं। एंड फॉर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए या फिर एक नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए इसको समझना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए कंसेप्ट हर किसी को रादर देन डिपेंडिंग ऑन एनी एक्सपर्ट, ओके, क्या करना चाहिए, कंसेप्ट ड्रिवन होना चाहिए, कंसेप्ट में चलना चाहिए कि क्या क्या फैक्टर्स है जो कि ड्राइव करते हैं वैल्यू। बिल्कुल। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग एक बहुत ही नीश चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। और जो ट्रेडिंग करने में आए हैं आजकल के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। लेकिन अब डिजिटल इकॉनमी कैसे हमारे ट्रेडिशनल इकॉनमी से अलग है और कैसे उसका वैल्यूएशन होता है, ये कैसे समझा जाए, क्योंकि वैल्यूएशंस लोगों को समझ में नहीं आते हैं। तो किस चीज़ पे वैल्यू डिराइव करते हैं ये जो टेक कंपनीज है जो डिजिटल स्पेस में काम कर रही हैं? तो कैसे वैल्यू डिराइव करते हैं उसको समझने के लिए जानना पड़ेगा कि वैल्यू ड्राइवर क्या है। ओके, तो वैल्यू ड्राइवर तो मल्टीपल होते हैं किसी भी बिजनेस में, लेकिन जो मेजर वैल्यू ड्राइवर है वो क्या है? एक ट्रेडिशनल कंपनी में जो मेजर वैल्यू ड्राइवर होता है वो ये होता है मशीनरी एंड लेबर। आप लेबर लगा दिए, मशीनरी लगा दिए, जिसको फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं कहीं कहीं पे इकोनॉमिक्स में, और उससे जो आउटपुट आया उससे वैल्यू जनरेट हुआ। ट्रेडिशनल इकोनॉमी में ये है। तो वैल्यूएशन कैसे करते हैं, फ्यूचर में क्या क्या मशीनरी को लगा के और लेबर को लगा के क्या क्या प्रोडक्शन आएगा, उसका कितना वैल्यू होगा, बिल्कुल वैल्यू निकालते हैं। डिजिटल इकोनॉमी में प्रॉब्लम यह है कि ना मशीनरी है ना लेबर है,
ओके वो डेटा को मोनेटाइज करते हैं, किस डेटा को मोनेटाइज करते हैं, यूजर्स के डेटा को मोनेटाइज करते हैं। एंड उनके पास जो एसेट रहता है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, वो टेंजिबल है नहीं, उसमें कोई प्लांट नहीं है, कोई मशीनरी नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ड्राइवर क्या है इसका? ड्राइवर बेसिकली ये है कि जो उनका प्लेटफॉर्म है, जो भी प्लेटफॉर्म बनाते हैं या फिर जो भी उनका प्रोपोजिशन है, वो क्या करता है, यूजर्स को लिंक करता है। तो यूजर्स को जब लिंक करता है या नेटवर्क करता है, तो क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा वैल्यू क्रिएशन होता है कॉल्ड नेटवर्क इफेक्ट्स। ये जो नेटवर्क इफेक्ट्स है, दैट इज अ की वैल्यू ड्राइवर इन द डिजिटल इकोनॉमी। एंड नेटवर्क इफेक्ट्स ऐसा वैल्यू ड्राइवर है व्हिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल इकोनॉमी। नेटवर्क इफेक्ट्स क्या, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में क्या है, लीनियरली ग्रो होता है, जो वैल्यू होता है वो लीनियरली ग्रो करता है। आप अपना कैपेसिटी बढ़ा दिए, प्लांट बढ़ा दिए, ज्यादा लोगों को लगा दिए, तो लीनियरली वैल्यू क्रिएशन होगा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियली होता है। आप एक एक्स्ट्रा यूजर को जोड़ दिए या फिर एक्वायर कर लिए अपने प्लेटफॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियली उसका वैल्यू ग्रो करता है। तो अब जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं ख़ास तौर पर, और आज हमने देखा एक्सिगो, वो भी एक नेटवर्क कंपनी है जो कि एग्रीगेटर है, ट्रैवल एजेंट्स को आपकी ट्रैवल सॉल्यूशंस प्रदान करती है, वो भी बाज़ार में आ रही है। अगर आप एज एन एग्जांपल समझना हो तो आप कैसे टेक कंपनीज़ को चुनेंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टमेंट? और वैल्यू इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है कि अभी मान लीजिए बैलेंस शीट भले ही नेगेटिव दिख रही हो बहुत सारी टेक कंपनीज़ की है, पर कब तक आपको क्या लगता है कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से प्रॉफिट में आएंगे और बहुत जल्दी प्रॉफिट में आएंगे, इसलिए आपको उस लिहाज से समझना चाहिए उनको? तो जैसे मैं देखता हूँ 3 स्टेजेस होते हैं जो कि एक डिजिटल कंपनी व्हिच इज ड्रिवन बाय नेटवर्क इफेक्ट्स। नेटवर्क इफेक्ट्स को जो हार्नेस करने की कोशिश करते हैं जो कंपनीज, वो 3 स्टेज से गुजरते हैं। पहले स्टेज में क्या है कि आप अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हो। तो जब नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हो, आपको यूजर को एक्वायर करना पड़ेगा। आपका अपना कोई वैल्यू प्रोपोजिशन है नहीं, ओके। सो आप जो एक्वायर करते हो यूजर को, आप हेवी डिस्काउंट्स दोगे एंड एक्वायर करोगे। एक बार आप एक्वायर कर लिए, देन यू कम टू द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। उसमें क्या होता है, जितने भी कंपनीज है, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, सबके बीच में कॉम्पिटिशन होता है कि किसका नेटवर्क बड़ा होगा। और एक बार किसी का नेटवर्क अगर बड़ा हो गया तो दूसरा अपने आप गायब हो जाएगा। यानी इट इज लाइक विनर टेक्स ऑल मार्केट। द मार्केट जो है, इट इज अ विनर टेक्स ऑल। तो अल्टीमेटली सेकंड स्टेज जब खत्म होगा, मार्केट में या तो मोनोपोली रहेगा या डुओपोली रहेगा। अच्छा। हाँ, या तो एक कंपनी रहेगा या 2 कंपनी रहेगा या मैक्सिमम 3 कंपनी रहेंगे। इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। यानी बाकी सारे कंपनी पेरिस कर जाएंगे, बस 2 या 3 कंपनी ही सर्वाइव करेंगे एंड दे आर द वंस व्हिच विल ग्रो। तो लेकिन ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप 10 टेक कंपनीज के स्पेस में कौन सी 2-3 कंपनी है जो सर्वाइव करेंगी, बढ़िया नेटवर्क इम्पैक्ट डालेंगे, बाकी को क्राउड आउट कर देंगी? ये एक्चुअली काफी डिफिकल्ट है। इसके लिए जो एंजल इन्वेस्टर्स है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्टार्ट किए हैं, जो को फाउंडर्स है, उनका क्या नेचर है, उनका क्या पर्सनैलिटी है, उनका क्या विजन है, उनका क्या स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि सेकंड स्टेज में इट्स लाइक ए जंगल, जिसमें कि यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज योर नेटवर्क, और जैसा आपका नेटवर्क बढ़ेगा, दूसरा नेटवर्क अपने आप घटेगा और वो लोग गायब हो जाएंगे मार्केट से। जी, तो चलिए डिजिटल फॉर्च्यून्स में, चलिए हमने ये तो ई कॉमर्स की बात कर लिया, हमने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया कि इसमें मोनोपोली और डुओपोली की चीज़ें हैं और आपको समझना पड़ेगा कि वैल्यू क्या है, ख़ासतौर पर फाउंडर्स का। लेकिन इसमें आपने क्रिप्टो करेंसीज़ को भी लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। अब क्रिप्टो को लेकर के बहुत सारे व्यूज़ हैं, अलग अलग देशों के व्यूज़ हैं, किसी देश के अंदर भी अभी रेगुलेशंस को लेकर के व्यूज़ चल रहे हैं। क्रिप्टो में क्या होता है ख़ास तौर पर, वो भी क्या एक नेटवर्क इम्पैक्ट है या उसके पीछे का कुछ अंडरलाइंग एसेट होता है, वो थोड़ा सा समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि केवल ये पैसे कमाने का तरीका है। एक्चुअली क्रिप्टो क्या है, मैं एक चीज़ बताऊं, दोनों साइड से जो लोग सोच रहे हैं टू सम एक्सटेंट हर कोई सही है। अच्छा, अगर ओवरऑल क्रिप्टो की बात करें, ओके, क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो एक मेजर इनोवेशन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 है। एंड ये माना जाता है कि जब 4.0 फुल्ली ऑपरेशनल होगा तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मेजर वे में यूज किया जाएगा। एज ऑफ नाउ उसका मेजर यूज जो होता है वो यही है कि क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी जो है, मेनी ऑफ देम आर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, कुछ पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है, कुछ सेंट्रलाइज्ड है। कुछ एक्चुअली क्रिप्टो बोलते हैं खुद को, लेकिन दे आर इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, कुछ इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज भी है। ओके, एक्चुअली जो प्रोडक्ट है वो सिक्योरिटीज की तरह से या डेरिवेटिव्स की तरह से है, जो प्योर क्रिप्टो पे चलते हैं। एक बार फॉर एग्जांपल बिटकॉइन इज अ प्योर क्रिप्टो करेंसी, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, पीयर टू पीयर है। ओके, उसमें क्या है, उसमें आपने ठीक कहा कि उसका अंडरलाइंग एसेट कुछ है नहीं, लेकिन वो जिस तरह से ग्रो किया है इन द लास्ट 10 to 14 ईयर्स, ये देखा गया है कि उसका अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट है। क्यों है? बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल हु बिलीव दैट इट कैन बी स्टोर ऑफ वैल्यू
the number of people who believe that it can be an asset class has increased exponentially. Because that number of people has increased exponentially, the number of people who believe that it can be an asset class, क्योंकि ये exponentially grow किया है, that itself creates a value. ये है बेसिकली बिटकॉइन का वैल्यू प्रोपोजिशन। लेकिन बहुत अब बाजार में बहुत सारे कॉइन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉइन्स लॉन्च कर रहे हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स हो रही हैं, जैसे आईपीओज होते हैं, तो ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं कि भाई जो वैल्यू बिटकॉइन दे पाया है वो अभी बाद की जो आने वाली कॉइन्स है वो क्यों नहीं दे पाई? क्या ट्रस्ट नहीं हुआ उन पे? और ये फिर जो नई कॉइन्स हैं क्या उसमें इन्वेस्टमेंट का प्रोपोजिशन उतना ही अच्छा बनता है? एक वैल्यू इन्वेस्टर के तौर पर क्या आप क्रिप्टो को एज एन एसेट क्लास देख सकते हैं? उससे पहले क्या करना है ना, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन क्रिप्टोस। जो बहुत सारे नए कॉइन्स आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे कॉइन्स है व्हिच आर इन द नेचर ऑफ पॉन्जी स्कीम या पिरामिड स्कीम। ये देखा भी गया है एंड बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ से भी निकला है कि दे आर क्वाइट फ्रॉडुलेंट, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में एंड दिस इज बेसिकली क्रॉस बॉर्डर, बहुत सारा क्रिप्टो करेंसीज जो आ रहे हैं दे आर स्टेटलेस, वो क्रॉस बॉर्डर है, तो वहाँ पे एक तो है कि रेगुलेशन है नहीं, तो ओवरसाइट है नहीं। ओके, सो जो सबसे अच्छा ओवरसाइट है वो ये है कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज जो है। लेकिन बहुत सारे कॉइन्स है जो कि डिसेंट्रलाइज नहीं है, जो प्रोमोटर्स है या फिर जो फाउंडर्स है उनका बहुत कंट्रोल रहता है उस कॉइन के ऊपर, तो दे कैन ऑलवेज मिसयूज दोस कॉइन्स। बहुत सारे पॉन्जी स्कीम्स एंड पिरामिड स्कीम्स भी देखे गए हैं। तो सबसे पहले तो आप डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा क्रिप्टो करेंसी कैसा है। तो जो नए कॉइन्स आए हैं जो कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, which cannot be hacked, which cannot be controlled by any promoter group, they are actually have the potential of becoming the next Bitcoin. लेकिन वो बिटकॉइन बनेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि उसका क्या यूटिलिटी होगा, यानी क्या प्रोपोजिशन लेके आ रहे हैं, क्या यूटिलिटी है जिसके चलते कि यूजर्स उसको यूज करना शुरू करेंगे। एंड द मोर नंबर ऑफ यूजर्स हु स्टार्ट यूजिंग इट, अपने आप उसका वैल्यू बढ़ता रहेगा एक्सपोनेंशियली। चलिए स्मार्क्समैन, बहुत धन्यवाद आपको वक्त निकालने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन अगर आप डिजिटल फॉर्च्यून्स को थोड़ा समझना चाहते हैं और क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप एक वैल्यू इन्वेस्टर के तौर पर इस बुक को एक गाइड की तरह रिकमेंड किया गया है और हाईली रिकमेंडेड है। ब्लूम्सबरी ये जो पब्लिशर हैं वो एक किताब लेकर के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वक्त निकालने के लिए। तो फिलहाल इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जो बड़ी खबरें हैं कारोबार जगत की, उनके साथ छोड़े जाते हैं आप सबको। पूरी इकॉनमी टुडे की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। MDH का किचन किंग किचन में हो तो